मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आजकल अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ का शोर है जो कि हम सबको सुनाई दे रहा है और वो है टैक्सेस का शोर। हर शोबे में कुछ भी करने जाएं आप, अपने घर पर जो है वो राशन डलवाने से लेकर अपना फ़ोन रिचार्ज कराने तक हमें जो है वो हर चीज़ में टैक्स पे करना पड़ रहा है। और लोग इस बात का शोर करते हुए भी नज़र आते हैं, लोग इस बात का गिला करते हुए भी नज़र आते हैं कि अगर कोई इंसान फाइलर है तो वो भी वो तमाम तर टैक्सेस दे रहा है जो कि इनडायरेक्ट लगाए गए हैं, और जो बंदा नॉन फाइलर है वो भी वो तमाम तर टैक्सेस दे रहा है। तो जो एक फाइलर है उसकी पाकिस्तान में असल जो है वो जगह क्या है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स जो हैं वो रियासत की जानिब से दिए जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि अगर हम फाइलर बनते हैं, अगर आपने अपना टैक्स रिटर्न जमा कराना है जिसकी लास्ट डेट है 31 सितंबर 30 सितंबर, अब सवाल ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमें लॉयर्स के पास जाना पड़ेगा, लॉयर्स को फीस देनी पड़ेगी और उसके बाद जो है ये एक बहुत ही कोई ऐसा टेक्निकल काम है जो आप खुद घर बैठे नहीं कर सकते। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से घर बैठे बैठे आप 5 मिनट के अंदर अंदर अपना टैक्स फाइल रिटर्न जो है उसको जमा करा सकते हैं। क्या क्या लोग कहना चाह रहे हैं टैक्सेस के बारे में और आखिर इनकी हकीकत क्या है, तो आइए प्रोग्राम में जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो है स्पेशली कि किस तरीके से जो है वो तमाम तर लोग जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, वो तमाम तर तबका हमारा जो कि तनख्वाहदार तबका है, किस तरीके से जो है वो इस महंगाई की और इस टैक्स की चक्की में पिस रहा है, और क्या वो लोग फाइलर्स और नॉन फाइलर्स हैं और उनके दिमागों में क्या कन्फ्यूजन्स हैं। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऑफिस में। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़रा बात करके जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? मैं ठीक ठाक हूँ। तो मुझे बताएं कि 9 to 5 जॉब कितनी मुश्किल है? हाँ, मुश्किल तो है लेकिन करनी भी है। करनी भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल हमने देखा है जब से बजट अनाउंस हुआ है टैक्सेस जो हैं वो उसकी भरमार हुई है, तो उसने कितना मुतासिर किया है आपको? देखिए, टैक्सेस की भरमार, हम ऑलरेडी टैक्स तो दे रहे हैं और पिछले कई सालों से टैक्स ही दिए जा रहे हैं, और हम तो इसे टेक्निकली जगह टैक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट एज सच कोई फैसिलिटेशन नहीं कर रही। मतलब ये टैक्सेशन दुनिया भर में लगाई जाती है आवाम को रिलीफ देने के लिए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा टैक्स या तो कर्जे की मद में जा रहा है या कुछ लोगों के एसेट्स बढ़ाने की मद में जा रहा है। अब ये नया टैक्स लग गया तो इससे ऑब्वियसली पैनिक और क्रिएट हो गया, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि पहले अगर हम टैक्स दे रहे थे लाइक इनडायरेक्ट टैक्स में भी हमारे काफ़ी पैसा चला जाता है। हम जो इनकम जनरेट करें अपनी एफर्ट से, अपनी स्ट्रगल से, और वो भी इन हालात में जब पाकिस्तान में बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं और बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस पर भी जो आप अर्न करें उस पर एक बड़ा हैवी अमाउंट जो है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दें और उसमें पे बैक ना हो रहा, तो ऑब्वियसली एज अ कॉमन मैन और एज अ ले मैन हमें अफसोस तो होता है इस गवर्नमेंट पे भी, और फिर कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि यार इस मुल्क से हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो उस तरीके से टैक्सेस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर? यस, अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर। कितने अरसे से फाइलर हैं? अराउंड 2014 से 10 साल हो गए हैं। Yes. मुझे बताएं कि लोगों के दिमागों में आम सवालात होते हैं, फाइलर बनकर आपको क्या फ़ायदा मिला है? देखिए, फ़ायदा एज सच उसे फ़ायदा हम इसलिए मैं अपने लिए कैलकुलेट नहीं कर सकता, या फाइलर बनते हुए हम उसे कैलकुलेट इसलिए नहीं करते क्योंकि जितने भी टैक्सेस लगाए जाते हैं ये ज़बरदस्ती हैं, और फाइलर बनाने के लिए जितने काम गवर्नमेंट करवा रही है, लाइक सिम बंद करने पे आ गई, अब आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन पे आपके चार्जेस हैं, तो ये वो तमाम पेनल्टीज़ हैं जो वो ओवर एंड अबव लगा रही है, तो सिर्फ इनसे बच रहे हैं, इसके अलावा तो कोई खास फैसिलिटेशन नहीं है। आजकल के दौर में जहाँ पर टैक्सेस की भरमार लगी है, कितना मुश्किल हो गया कॉमन मैन के लिए और ख़ास तौर पर उस शख्स के लिए जो कि हमारा एक तनख्वाहदार तबका है, उसके लिए सर्वाइव करना वाकई बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फाइलर और नॉन फाइलर में डिफरेंस है। फाइलर में आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। लेट से आप कार परचेज करने जाती हैं तो उसमें भी आपका फ़र्क आता है कॉस्ट पे। अगर आप नॉन फाइलर, अगर बैंक के आप कोई ट्रांजेक्शन्स करती हैं, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका ज़्यादा टैक्स लगेगा, और अगर फाइलर हैं तो वो 2 से 3% लगता है। तो आपके फाइलर होने के बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पे महंगाई आप देखनी है, बिजली का बिल वही पे करते करते आपके आधी तनख्वाह निकल जाती है। तो लोग परेशान होते, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरा 42,000 बिल आया है अभी, और मैं 4 से 5 घंटे में AC यूज़ कर रहा हूँ। घर का बिल है 42,000 है 1 मंथ का।
तो अब आदमी अच्छा टैक्स हमारा क्यों सैलरी भी डिडक्ट होता है, टैक्स डिडक्ट होता है, टैक्स अभी मेरे पास आया चलान पे भी हो रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ जमा कराना होता है, तो वो रिटर्न कराएं तो भी रिटर्न मिल जाता है। अच्छा मुझे बताएं, आप फाइलर है नॉन फाइलर? मैं फाइलर हूँ। फाइलर हूँ। अच्छा बताएं, क्या कोई बेनिफिट मिला है? क्योंकि अगर आप फाइलर होते हो तो रियासत की जिम्मेदारी होती है आपको बेसिक आपकी नेसेसिटीज पूरी करना। रियासत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका अपना होता है कि आप जब रिटर्न जमा करा रहे होते हैं तो आप उसको रिटर्न कर लेते हैं कि भाई मेरा इतना टैक्स डिडक्ट हो चुका है पूरे साल, इसको रिटर्न किया जाए। रिटर्न इन द शेप ऑफ कैश नहीं मिलता आपको, वो एडजस्ट हो जाता है। लेट से कि हाँ मेरी फर्स्ट कि मेरा 1 लाख रुपये मुझे पे करना है, पेबल मेरा, तो अगर 60,000 है तो माइनस हो गया 40 मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट में। मुझे बताएं कि आजकल जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक शोर हर तरफ जो है वो गूंज रहा है टैक्सेस का, फाइलर का, नॉन फाइलर का। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर? नहीं, मैं फाइलर हूँ। फाइलर हैं। कितना अर्सा हो गया है? मुझे तकरीबन 2 साल हुए। 2 साल फाइल में हुए। क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको? बेनिफिट्स तो किसी भी चीज़ के, फाइलर नॉन फाइलर नहीं, उससे पहले भी अगर आप चली जाएंगे जो टैक्स हमारा कट रहा है उसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं। फाइलर नॉन फाइलर तो बहुत बाद में आता है। मतलब आप दुनिया भर में जाएं, दुनिया भर में टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। चलें हर जगह आप इंटरनेशनली भी जाते हैं, लोग कहते हैं कि 40% टैक्सेस कट जाते हैं, बट उसके अगेंस्ट उनको एजुकेशन मिल रही होती है, हेल्थ मिल रहा होता है, बिल्कुल ठीक है ना, रोड सही मिल रही होती है, चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ हैं। मैं फाइलर भी हूँ, टैक्स पेयर भी हूँ, सारी चीज़ें हैं। मैं टैंकर से पानी में पानी डलवाता हूँ टैंकर के थ्रू, मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। मेरे घर में पानी की लाइन डली हुई है, पानी नहीं आता, पानी नहीं है मौजूद, ठीक है ना। बिजली के हाल आपके सामने है, गैस 10 बजे चली जाती है। रोड से जब आप जाते हो घर तो आपको पता है किस किस्म की रोड्स कराची में 1-2 को छोड़ के कहाँ पे रोड्स बची हैं, तो कुछ भी नहीं। तो फाइलर अच्छा, आपको लगता है कि अगर इस तरीके से जिस तरीके से अब सिम्स बंद हो रही हैं या आपकी जो है वो आप परचेज़ नहीं कर सकते हो, ट्रैवल नहीं कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें आप ज़बरदस्ती इम्पोज करके लोगों से टैक्स ले लोगे और वो उस धारे में शामिल हो जाएंगे, या आपको इन पर काम करना होगा जिन पर आप अभी बात कर रहे हैं कि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उम्मीद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पानी? 75 सालों से यही है कि इन चीज़ों पे काम हो जाएगा और उसी पे शायद ये आवाम अपने टैक्सेस भी कटवा रही है, सारी चीज़ें करेगी, हो जाएगा, लेकिन कब होगा यू नेवर नो। आज तक तो नहीं हुआ, आगे देखें, बस उम्मीद पे कायम है पाकिस्तान। टैक्स देते हैं? हाँ टैक्स फाइल करता हूँ। फाइल करते हैं। कितना अर्सा हो गया फाइलर बने हुए? 6 साल। 6 साल हो गए। तो मुझे बताएंगे कैसे जो है वो है ख्याल आया, क्योंकि हम अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन फाइलर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ये फाइलर बनने का ख्याल कहाँ से आया? मुझे फाइलर बनने का जब ख्याल आया जब मेरी सैलरी में से डिडक्शन शुरू हो गई, और जो ओवर इनकम होती है हमारी, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो इंसेंटिव के तौर पे हमें मिलता है, उसमें ओवर जो है डिडक्शन शुरू हो गई, लाइक 16 to 24% हमारा डिडक्शन शुरू हो गया। जब मुझे ख्याल आया कि फाइलर बनना ईजी है ताकि टैक्सेशन कम कट। अच्छा, अब ये बताएं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है, तो फाइलर बनने का और ना बनने का क्या आपको फ़ायदा और नुकसान हुआ है? फाइलर बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपको टैक्स कम देना होता है, और जब आपका ईयर एंड होता है तो आपको सब चीज़ें यानी कि एक चीज़ पूरे फॉर्मेट में मिल जाती हैं, जिसको आपको सेग्रीगेट करने में इजी हो जाता है। मुझे बताएं, फाइलर है नॉन फाइलर? जी मैं फाइलर हूँ। फाइलर है। कितने अरसे से फाइलर? ऑलमोस्ट 2 years हो गए। 2 years। किसके मशवरे से फाइलर हुए थे? किसके मशवरे से फाइलर हुआ था? एक्चुअली देखिए, हमें फाइलर होना तो इम्पोर्टेंट है हमें, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना है। जो हम लोग कमा रहे हैं, जो चीज़ें हमारी यहाँ पे डिक्लेयर है, उनको हमने चीज़ों को बताना है, क्योंकि इन दी एंड हम टैक्स तो दे रहे होते हैं सारी चीज़ों का। सो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बेनिफिट ये है कि जब हम दे रहे हैं सारी चीज़ें तो फाइलर क्यों ना बन जाए, मतलब बता के सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं कि फाइलर आप बनते हो जब, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो रियासत की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हो जी। तो मुझे बताएं कि वो क्या फ़ायदे हैं जो आपको मिल रहे हैं, या जो आपकी तवक्को थी कि ये मिलेंगे और नहीं मिलेंगे? डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान के अंदर हमें फ़ायदे मिलने चाहिए? फ़ायदे मिलने तो चाहिए, ऑफ कोर्स ये सबका ही सवाल है, लेकिन हमें फ़ायदे नहीं मिल रहे, क्योंकि देखिए आपके हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, या आपके ओल्ड एज वाले जो पीएफ कट रहे होते हैं। नॉर्मली टैक्स के अंदर आप देखते हैं कि जब आप फाइलर बनते हैं तो आपका एक हिस्सा जो है वो आफ्टर आपके जॉब नहीं है, या आप किसी हवाले से किसी परेशानी के अंदर है, या आप खुद देखेंगे कराची का शहर क्या हुआ है, क्या किसी भी हवाले से हमें कोई बेनिफिट है फाइलर होने का? यस, ऑफ कोर्स इन दी एंड जो हमारे पास प्रेंटीज लग रही हैं, जो बैंक के हवाले से लग रही हैं, या हम गाड़ी ट्रांसफ़र कराने जाते हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं फाइलर और नॉन फाइलर के, लेकिन इन दी एंड हम पे तो कुछ भी नहीं लग रहा ना। एज अ आवाम मैं बोलूँ तो ऑफ कोर्स बहुत सारे नॉन फाइलर हैं जो बोलते हैं हम बेनिफिट के अंदर है, हम कोई फाइट नहीं कर सकते उनसे, लेकिन जो फाइलर हैं क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है इस चीज़ का? नथिंग। अच्छा, मुझे बताएं, जो आप 2 साल से फाइलर हैं, आप अपनी फाइल खुद जमा कराते हैं, रिटर्न फाइल खुद कराते हैं या लॉयर को बोलते हैं? नहीं, मैंने खुद करवाता हूँ।
खुद करवाते हैं। अच्छा, तो ये आपको कैसे कहाँ से पता चला कि खुद भी करा सकते हैं और इतना टाइम लगता है? इट्स अ वेरी इजी टास्क। जो हमारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं तो उसके अंदर कुछ इतना खास है नहीं। उसके अंदर हम लोग जो है नॉर्मली जाके देखें तो बहुत इजी फॉर्म है। हाँ, अब थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई हैं जिसके अंदर उन्होंने अटैचमेंट्स वगैरह लगाने का बोला है। तो वो अटैचमेंट्स वगैरह अक्सर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती, जिनकी वजह से वो जो है टैक्स फाइलर्स वालों के पास जाते हैं या लॉयर्स के पास जाते हैं या जिनको फाइनेंस के पास कोई बंदा होता है तो उनके पास जाते हैं। अदरवाइज कोई इतना मुश्किल है नहीं, आप खुद कर सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जो है वो उन लोगों से बात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जब आप किसी को कुछ चीज़ देते हो, जब आप रियासत को जो है वो टैक्स दे रहे होते हो रोज़ाना की बुनियाद पर हर महीने या साल के आखिर में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है हमेशा से। और लोग जो हैं वो यही कह भी रहे हैं, जो हमारी एक राय थी कि लोग जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो लोगों की एक कॉमन राय यही है कि जो उनको चाहिए, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए, तो उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैक्स तो उन्होंने देना ही है। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से फाइलर्स और नॉन फाइलर्स को क्या फ़वाइद और नुकसानात हो रहे हैं, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अशफाक तौला साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब, मुझे बताइएगा कि आजकल जो बजट के आने के बाद एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मैं अगर फाइलर हूँ तो मुझे तो जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर भी देना पड़ रहा है टैक्स, और मुझे इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बीइंग फाइलर। इसका जवाब क्या देंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स अलग अलग है। फाइलर इनडायरेक्ट टैक्स का नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जितनी आपकी आमदन हो ये आप दे दें। एक होती है जिसको हम कहते हैं टैक्स की ज़बान में हॉरिजॉन्टल इक्विटी इकॉनमी में, हर किसी ने जितना कमाया है उसको उतने उसके हिस्से का देना है। ये मैं मानता हूँ पाकिस्तान में जो रेट है टैक्स का वो बड़ा हाई है। इंडिविजुअल जैसे हम लोगों का रेट जो उन्होंने रखा है सरचार्ज के साथ 49.5%, विच इज़ टू हाई। अगर सैलरी को 1 करोड़ से ज़्यादा उठाता है तो उसका रखा है 39.5, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली इनको ये सोचना चाहिए कि इनको अपने कैनवस को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, लोग ये क्यों नहीं देते आपको ना देने की वजह सिंपल सी होती है, बोलते इन रिटर्न मुझे क्या फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, इफ़ यू कैन कंपेयर विद द टैक्स रेट, हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बराबर है, बट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि हाईएस्ट जिनका टैक्स टू जीडीपी 35% है OECD में, उसमें अगर मैं देखूँ तो उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, फर्ज करें अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी हो जाती है तो टॉप ऑफ द लाइन आपको इलाज फ्री मिलता है, आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, इंसान का ज़िंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, तो योर किड्स एंड योर फैमिली विल बी टेकन केयर ऑफ। तो कुछ भी नहीं है, कुछ पुरसी का आलम है। बड़ी बात यह है कि आपने 7 फाइनेंस अवार्ड में 18th अमेंडमेंट में आपने चीज़ें डिवॉल्व कर दी। पैसे आप दे देते हैं सूबों को कि तुम हेल्थ का, एजुकेशन का और सिक्योरिटी का ख्याल रखो, वो 0/0 है। गार्ड में अपने लेके चल रहा हूँ, पानी में अपना भरवा रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों के बिल मैं पे कर रहा हूँ, एजुकेशन बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, तो फिर डिवॉल्व करने का फ़ायदा क्या? अब एक ये जो रंजिश है लोगों की, ये बिल्कुल बजा है कि वो। दूसरा, जब 2018 में नून लीग की गवर्नमेंट थी और शायद खाकान अब्बासी साहब जब थे, तो हमने ये निस्बत उसूल किया था कि ₹1,00,000 तक, उस वक्त 2018 का मैं लाख का हूँ तो आज के हिसाब से 2 लाख होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ₹1,00,000 तक बहुत ही नॉमिनल टैक्स होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक इम्पेडिमेंट ये था कि BR की और IMF की ये एक इशू था कि आप अपने फाइलर कम कर दोगे। देखिए, फाइलर होना कोई जुर्म नहीं है। इस वक्त ये होता है कि आप फाइलर बनने के लिए ये कहते हैं कि जो मौत के फरिश्ते को घर का दरवाज़ा दिखाना वो बार बार आए, ये इशू है। अब इसमें मैं ये समझता हूँ अगर आप राइट हैं, ठीक है, आई नो कि लोग कहते हैं कि यार कहाँ हम इन जंजालों में पड़ेंगे, वकीलों की फीस देंगे और फिर बाद में नोटिस बुक देंगे, तो इसको आसान करने के लिए हमारी रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन में काफ़ी काम किए थे। अब वो रिपोर्ट संसद खाने में पड़ी हुई है, उसमें से अभी उन्होंने कुछ चीज़ें इस बजट में निकाली हैं, रेवेन्यू मेजर्स, जो 21 में से उन्होंने सिर्फ 4 दिए हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का है। तो ये अगर टाइमली हम ले लें
तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। उसमें हमने 32 से 35 ऐसी चीज़ें बताई हैं जहाँ कानून में आसानी पैदा करें और टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का जो राब्ता है वो कम से कम हो। ये वो आपकी चीज़ें हैं जिनको आपको बरूकार ला के आपके सिस्टम को आसानी पैदा करके आपको टैक्स पेयर्स बढ़ाने हैं। टैक्स पे करना सब पे करते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रही हैं, आपके कार्ड पे कट जाता है, बिल्कुल ऐसा ही, टैक्स पे कर दिया आपने। बिल्कुल। आप ग्रोसरी करने गए, आपका वहाँ पर टैक्स लग जाता है। वो आपका इनडायरेक्ट है। अच्छा, मुझे अशफाक साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ना दो चीज़ें बड़ी लोग जो बात कर रहे होते हैं, एक तो ये है कि देखें ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है जहाँ पर हम जो है वो सांसों पर भी टैक्स लगाने की सोच रहे हैं, चलने पर भी टैक्स लगाने का सोच रहे हैं, तो पहला सवाल ये है कि अगर तो हम IMF की शराइत को पूरा करते हैं और उनको हमने ऑब्वियस सी बात है रकम वापस करनी है, तो इसके लिए क्या हमारे पास सिर्फ यही हल है कि अगर मैं लाख रुपया कमा रही हूँ तो मैं 90,000 रुपया टैक्स दे दूँ? आपको लगता है कि इस तरीके से ऐसा भी नहीं है, मतलब आपको लगता है कोई और पॉलिसी भी है हमारे पास जिस पर हम अमल कर सकें? हमने बनाई है होम ग्राउंड प्लान, मैंने और मेरी टीम ने, हमारी पूरी इकोनॉमिस्ट की टीम है जो कि हमारे साथ काम करती है। होम ग्राउंड रेसिपी है। आपका IMF जब आता है वो फिस्कल डेफिसिट, देखिए दो डेफिसिट होते हैं, एक करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपकी बैरूनी जो आपकी जो डीलिंग्स होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज, जो लोन की रीपेमेंट्स के लिए इंटरेस्ट पे करना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। ये डॉलराइज है तो वो डॉलर में होता है। जब वहाँ हम मार खाते हैं तो हम IMF के पास आते हैं। दूसरा आपका फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आपकी आमदन जो है वो आपके अखराजात से कम है, तो उसको फंड करने के लिए आपको लोकल बोरोइंग है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग है। अब यहाँ पर लोग आज औकात मिक्स कर जाते हैं जो कि इसकी ज़रूरत नहीं। अगर IMF से आपको छुटकारा हासिल करना है तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना है, जैसे अभी हमने किया। जो लास्ट ये करंट अकाउंट डेफिसिट IMF ने हमें कहा था पिछले साल, उस नेगोशिएशन में हम भी थे कि $6 बिलियन का होगा, उसी वक्त हमारी टीम ने कह दिया था नहीं होगा। उसी के हिसाब से हमने सारी इकोनॉमी को फाइन ट्यून किया और अब पता चला 6 बिलियन की बजाय 681 मिलियन है, क्योंकि हमने अपनी इम्पोर्ट को कंट्रोल कर लिया। अब उसकी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि IMF की वजह से स्टेबिलिटी आई है। नहीं, IMF की वजह से नहीं आई, हमने इंपोर्ट रोकी है इसलिए स्टेबिलिटी है। हमने करेंसी की स्मगलिंग को रोका बॉर्डर पे, उसकी वजह से हमारे रेमिटेंसेज बढ़ गए। हमारी एक्सपोर्ट आप देखें जहाँ थी वहीं पर रुक गई है। आप $3 अरब का टर्फ दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवैल्यूएशन कर दें तो भी वही रहती है। तो एक्सपोर्ट ने आपको अभी कुछ नहीं दे जाना अनलेस कि आप नई एवेन्यूज लें। आपको क्या काम करना है, IMF से आप अवॉइड करें। IMF की जो कंडीशन है ना, अगर आप मुझे वो कंडीशन अगर मुझे अरबाब इख्तियार करके दे दें तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ IMF की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 3 साल में IMF से जान दूँगा। आप सिर्फ IMF पे रिलाई करेंगे और हम सिर्फ ये स्लोगन लगाएंगे ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है। हाँ, आखिरी प्रोग्राम था। 2013 से 16 आपने वेल मैनेज किया, 17-18 आप नहीं आए, 18 में फिर आपने बुला लिया IMF, फिर 19 में आप IMF के पास गए, फिर आपने टीम चेंज की, फिर टीम चेंज करने के हॉट मनी ले गया, फिर आपने टीम चेंज की। अच्छा, मुझे अशफाक साहब ये बताइएगा कि अब चूंकि लोगों का उस तरीके से ट्रस्ट नहीं है कि मैं, लोग ये सवाल करते हैं व्हाट आई एम गेटिंग इन रिटर्न। अब मसला ये है कि अगर मैं फाइलर हूँ, एक बंदा है, मैं फाइलर हूँ और आप नॉन फाइलर हैं, तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा फ़र्क आ रहा है? अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात उससे हो सकते हैं, और अगर आप फाइलर हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहले तो आपकी सिम बंद हो जाएगी, फिर आप फाइल करेंगे तो खुल जाएगी, तो आपको कोई और काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिम बंद करवा दे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे अनलेस के उम्रे और हज पे आप जाएं, और या तो एजुकेशन के लिए आप जाएं, वरना आप गिरबॉन वेकेशंस के लिए नहीं जा सकते। वेकेशन के लिए ना जाएं, अपनी सेविंग भी होगी, आप पाकिस्तान जाएं, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा मेरा। मगर ये नहीं है कि हर फाइलर को, हर बंदे को फाइलर होना है। इसमें सर्टेन कंडीशन हैं जो कि सेक्शन 114, 115 में इनकम टैक्स ऑफिस उसको आपको फुल करता है। आपके पास गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर तो आपको फाइलर बनना है, आपके पास एक अपार्टमेंट 2000 स्क्वायर फुट से ऊपर तो बनना है, सिविल लिमिट के 250 यार्ड से ज़्यादा है तो, या कमिश्नर ने कह दिया तो आपको, हर किसी को फाइल नहीं करता। 16 करोड़ से इसमें से 10 करोड़ यूनिफॉर्म है, यानी सिंगल ओनर जिसके करते, और उसमें से आपके पास से 1 करोड़ फाइलर है।
तो बाकी 9 करोड़ भी तो है ना, हर किसी की सिम तो बंद नहीं हुई है। अगर रिक्वायरमेंट आपको फाइल करने की है, लाइक आपके पास 1000 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, या आपका 2000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा आपका अपार्टमेंट है, या कोई प्लॉट है 250 गज से ऊपर सिविल जुरिस्डिक्शन में, इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, या कमिश्नर आपको कहे इन राइटिंग कि जी आप जमा कराएं, तो है आपकी रिक्वायरमेंट। हैविंग सेड दिस, ना फाइल करने के अपने नुकसान ज़रूर हैं। वो कहते हैं लोग कि मौत के फरिश्ते को घर का दरवाज़ा नहीं दिखाना चाहिए, तो ठीक है, वो भी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम भी तंग होते हैं, हमारी टीमें भी तंग होती हैं यहाँ पर क्लाइंटों के काम कर करके। बट फाइलर होने से आपके फ़ायदे ये हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कहीं 3 टाइम्स आपका रेट है विदहोल्डिंग का, और इट गोज इन द वेन। मगर आप रडार पे रहते हो, कल को अगर आपको नोटिस आ गया तो आपको फाइल तो करना है, तो बेटर ये आप फाइल कर लें। फाइल करने के नुकसान हैं कि जी इनकम टैक्स तंग करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रिपोर्ट के अंदर चीज़ें दी हुई हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मैदान भी है, घोड़ा भी है, उसको उठाएं और इम्प्लीमेंट कर दें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये अगर करना भी है ना, तो ये 5 साल से कम की एक्सरसाइज है। जो कि चेयरमैन FBI जिन्होंने आज प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि जी 2.5 साल तो वो खुद सेनेट को कह चुके। मेरा तजुर्बा है, मैं खुद FBI में बैठा हूँ, रिफॉर्म्स अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मैंने देखे किए हैं। आप मुझे बताएं, ये 5 साल से पहले नहीं है, तो ये तो एक ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा दिया है। इससे सिस्टम सुधरेगा नहीं। जो भी चीज़ आपका होगा ना, वो होम ग्रोन प्लान पे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरीके से बता भी रहे थे, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि वो लोग जो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं, वो लोग जो इकोनॉमी को बेहतर तरीके से जानते हैं, वो लोग जो इससे सफ़र करते हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है और किस तरीके से जो है वो मसाइल को जो है वो काबू पाकर अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है और पाकिस्तान को स्टेबल किया जा सकता है, वही लोग जो हैं वो हमें इस तरह की तमाम तर पॉलिसी से आज़ाद कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से, और एक नया टॉपिक है। पहले काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे थे लोग टैक्स देते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार की गई है, लोग जानना चाहते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, क्या ये सारा प्रोसेस होता है, और इससे आपको बहैसियत पाकिस्तानी कितना रिलीफ़ मिलता है और कितना रिलीफ़ नहीं मिलता है। तो इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के फॉर्मल प्रेसिडेंट ज़ीशान मर्चेंट साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। निशान साहब, मुझे बताइएगा कि ये टैक्सेस को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। टैक्सेस लोग देते हैं, लेकिन आखिर में जब पूरे सालाना आपको फ़ाइल अपनी जमा करानी पड़ती है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें जो है वो जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, या ये भी एक सरकारी दफ्तर है। तो इसका प्रोसेस मुझे बताइएगा कि कितना मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदद किया। बड़ा सिंपल है जी। पहले ज़माने में जब मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, तो हम वाकई लाइनों में लगते थे, वाकई लाइनों में लग के रिटर्न्स जमा कराए जाते थे, क्योंकि उस वक्त मैनुअल फाइलिंग होती थी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग उस वक्त नहीं थी। ये सन 2007 से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इंट्रोड्यूस हुई, और आहिस्ता 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 एक एक करके अब तकरीबन तमाम सेक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करते हैं। तनख्वाहदार तबका भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल करता है, बिजनेसमैन भी इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल करता है। इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल जो रिटर्न्स हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। एक FBR की वेबसाइट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल कर सकते हैं, और एक FBR ने मोबाइल पे भी एक ऐप बना रखी है जिसका नाम है टैक्स आसान। और वो टैक्स आसान ऐप जो है, अगर आप उस पर जाते हैं तो वो कोई 7 से 8 क्वेश्चंस आपसे पूछता है। वो 7 से 8 क्वेश्चंस का आप आंसर दें और आपकी मिनटों में रिटर्न फाइल हो जाती है। तो ये जो लंबी लंबी कतारें हैं उसमें नहीं खड़ा होना पड़ता। बहुत सहल सिस्टम है। चूँकि अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से लोगों के अंदर एक खौफ है कि ये हम रिटर्न जमा कैसे करा सकते हैं, हमें टैक्स कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, कभी कभी डांट भी खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। मैं इस इम्प्रेशन को उन टैक्स पेयर्स के लिए जो तनख्वाहदार तबका है, उनके लिए मैं ये आपके प्रोग्राम के वसाकत से ये कहना चाहूँगा कि सैलरी टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल करना इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट जॉब जो वो कर सकता है। आपके पास 4 या 5 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखें पहले से मौजूद, और अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट है, तो ये मेरा दावा है
कि आप अपनी रिटर्न खुद से 5 मिनट में फाइल कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने में लोग जो है वो गफलत का मुजाहरा करते हैं। एक तो इसकी बड़ी वजह ये है कि लोग उस दायरे में नहीं आना चाहते जहाँ पर जो है वो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। अब मुझे पता है इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारे मुल्क में, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि लोग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़कात चंदा दे देंगे लेकिन टैक्स हम नहीं देते। तो ये वाली जो सोच है ये क्यों है? चिकन एंड एग सिचुएशन मैं कहूँगा। इसका मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का एतमाद नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान एक फलाही रियासत है जहाँ पे जब ये बनी थी तो इसलिए बनी थी कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगी, उनको बुनियादी हुकूक मिलेंगे जिसमें फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ है। बट अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारा मुल्क जो है बहुत कर्जे ले चुका है तो इस चीज़ के हम मुतहम्मिल नहीं है। अब वो तमाम चीज़ें हमें जो स्टेट का काम है एक बेसिक चीज़ों को प्रोवाइड करना वो नहीं कर रही। तो वो ये कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें हमें खुद करनी है, तालीम भी खुद लेनी है, सेहत भी खुद लेनी है, सिक्योरिटी भी खुद लेना है, पानी भी खुद लेना है, तो हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें? तो ये एक बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है। इस मिसट्रस्ट को जो है या लैक ऑफ ट्रस्ट जिसको आप कहते हैं, इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि इसको वो दूर करे और लोगों को अपने सिस्टम में वेलकम करे। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है ये होता है कि जो आपके सिस्टम में एक दफ़ा आ गया बस वही फंसता है और वही परेशान होता है। सिस्टम से सभी दूर भागता है। निशान साहब मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम लोग अगर बात करें तनख्वाहदार तबके की स्पेसिफिकली, तो कितनी तनख्वाह जो है वो आपकी होगी तो उस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, एक तनख्वाहदार आदमी अगर उसकी 50,000 रुपये तक की तनख्वाह है, यानी सालाना 6 लाख रुपए तक की अगर सैलरी है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख 1 रुपया हो गया तो उसे रिटर्न फाइल करनी है और टैक्स उसका कटेगा। वैसे लॉ ये कहता है कि जिसकी 3 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह या बिजनेस इनकम है, 4 लाख रुपए की तनख्वाह और 3 लाख रुपए से ज़्यादा बिजनेस इनकम, तो उसे अपना गोशवारा जमा कराना है, चाहे उसके ऊपर कोई टैक्स ना लग रहा हो। 3-4 लाख रुपए महीना या सालाना? ये सालाना, हम जो भी बात करेंगे सब सालाना की बुनियाद पे बात करेंगे ताकि आपके व्यूअर्स के लिए आसानी रहे। सालाना अगर तनख्वाह उसकी 4 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसे रिटर्न जमा कराना है। 6 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स उसे नहीं पे करना, उसका एम्प्लॉयर काट के देगा उसका। तो इसमें उसके लिए तो बस ये है कि उसके पास उसके कवायद पूरे होने चाहिए, डिटेल्स पूरी होनी चाहिए और वो रिटर्न आसानी से फाइल कर सकता है। अलबत्ता बिज़नेस की जहाँ तक बात है तो बिज़नेस जो भी ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसको अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और वो अकाउंट्स जमा कराने पड़ते हैं। यानी उसको टैक्स रिटर्न में सारी चीज़ें कि कितनी सेल की, कितनी परचेज़ की, कितने खर्चे किए, उसके बाद उसकी एक नेट इनकम निकलती है, उस नेट इनकम पे उसे टैक्स देना होता है। अच्छा जीशान साहब, हमने ये भी देखा अभी कि जब ये तमाम तर प्रोसेस हुआ, बजट आया, तमाम तर चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनकी हम सिम्स ब्लॉक कर देंगे, नॉन फाइलर होंगे उनके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि अगर कोई इंसान फाइलर है और मैं आप हो गए, मैं हो गई, मैं टैक्स दे रही हूँ और या आप टैक्स दे रहे हैं, मैं टैक्स नहीं दे रही हूँ, तो मुझे बताएं मुझे क्या नुकसानात होंगे अगर मैं टैक्स नहीं पे करती? लॉ ने एक प्रोविज़न रखा हुआ है जो 10th शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। वो ये कहता है कि जो अगर फाइलर को एग्जांपल के तौर पे कि फाइलर को अगर 3% टैक्स लगना है तो नॉन फाइलर को 6% लगना है। फाइलर को अगर 15% टैक्स लगेगा तो नॉन फाइलर को 30% टैक्स लगेगा। उसका टैक्स रेट डबल हो जाता है। यानी अगर वो बैंक में पैसा रखता है और उस पैसे पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे कोई प्रॉफिट देती है तो उस प्रॉफिट पे फाइलर का टैक्स 15% कटेगा, नॉन फाइलर का टैक्स 30% कटेगा। और इस साल वो एक प्रोविज़न ऑफ लॉ लेके आए हैं कि अगर अब आप नॉन फाइलर हैं तो अब आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो वो फॉरेन ट्रैवल के ऊपर बैन लगाने की तजवीज़ है। और अब जैसे मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने का एक सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें कोई 6 लाख लोगों के नाम थे और वो आहिस्ता आहिस्ता सब बैन हो गए, उनकी सिम्स ब्लॉक हो गई। इसी तरीके से जो लोग नॉन फाइलर होंगे उनकी इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी काटने का प्रोविज़न है लॉ में, गैस कनेक्शन भी काटने का प्रोविज़न है और अब फॉरेन ट्रैवल पे भी पाबंदी लग गई है। ठीक है जी, ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि अपनी रिटर्न फाइल कराना कितना ज़रूरी है और किस तरीके से जो है वो आप तमाम तर चीज़ों से बच सकते हैं, स्पेशली जो बात की इन्होंने
कि तजावीज़ जो हैं वो दी गई हैं। अब देखना ये है कि कितने हद तक जो है वो इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। लेकिन कराची की अगर हम बात करें तो कराची में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि तनख्वाहदार तबका है और वो जो है वो कमाता भी है। लेकिन वही वाली बात है कि हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि हमें जाना पड़ेगा, लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा, या बहुत ही कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं तो हम जो है वो ना खुद कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई ना कोई बंदा जो है वो उसके पास जाना होगा और उसको जाके चंद पैसे देने होंगे, तभी जो है वो हमारा रिटर्न फाइल हो सकेगा। ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि ज़ीशान मर्चेंट साहब ने कहा है कि आप घर बैठे 3 से 5 मिनट में कर सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है वो हम इन्हीं से जानते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और जब भी आपके पास जो है वो टाइम अवेलेबल हो, आप ऑफिस में हो, वीकेंड हो, अपना लैपटॉप खोलिए और जो है वो अपने रिटर्न फाइल कर दीजिए। ना आपको किसी की ज़रूरत है, ना आपको अपने घर से बाहर कदम निकालना है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस होगा, आइए देखिए। तो हम एक प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एक ऐसे बंदे का रिटर्न फाइल करने की कोशिश करते हैं जिसने आज से पहले कभी रिटर्न फाइल नहीं किया। सबसे पहले उसकी FBR के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यकीनन आपके पास आपका CNIC नंबर होना चाहिए। CNIC नंबर के बाद आपके पास जो है एक मोबाइल सिम जो आपके नाम पे हो, चूँकि FBR उसको वेरीफाई करता है। उस पर जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे OTP जिसको आप कहते हैं या SMS भेजता है, और एक ईमेल एड्रेस जो आपके पास होना चाहिए जिस पे FBR फ्यूचर में आपको जब भी कोई नोटिस इशू करता है या कोई कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस होती है तो उसके लिए वो ईमेल एड्रेस होना लाजमी है। तो हम अब एक टैक्स पेयर के लिए कोशिश करते हैं कि उसको पहले रजिस्टर करें और फिर उसकी रिटर्न फाइल करें। आप सिंपल स्टेप्स हैं, आप फॉलो करते जाइए, यकीनन आपको बहुत आसान लगेगा और अपनी रिटर्न भी आप खुद ही फाइल कर सकेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे। सबसे पहले ब्राउज़र खोलने के बाद जो है आप fbr.gov.pk टाइप करेंगे। आप नोट कीजिए fbr.gov.pk। जब आपने ये टाइप कर लिया, आप एंटर करेंगे तो FBR की स्क्रीन खुल जाएगी और FBR की स्क्रीन पे इसकी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। आप थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे रेड ब्लॉक बना हुआ है। ऑनलाइन सर्विसेज में सबसे पहले आ रहा है FBR मालूमात टैक्स रे के नाम से। चूँकि ये जिनकी हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उन्होंने नहीं किया, हम इसे भी यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले इनकी एक ID FBR के साथ क्रिएट करनी पड़ेगी। उस ID को क्रिएट करने के लिए आपको ये जो इनकम टैक्स वाला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, IRS लिखा होगा, इनकम टैक्स के बराबर में IRS, आप उसे क्लिक करेंगे। अब हम करते हैं और आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे ही हमने क्लिक किया IRS की हम वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक राइट साइड पे IRS की एक विंडो है जहाँ पे CNIC और पासवर्ड लिखने की जगह है। ये हमें बाद में डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ये लॉगिन, ई-इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन है। क्योंकि हमारे केस में जिन साहब का हम डेटा एंटर कर रहे हैं, जिन साहिबा का हम डेटा एंटर कर रहे हैं, हम सीक्रेसी रख के तहत नहीं बताएंगे कि किसका हम डेटा एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जिसका NTN बना हुआ हो और उसने IRS पे कभी रिटर्न फाइल नहीं की हो, उसके लिए ई-इनरोलमेंट का बटन है, अदरवाइज न्यू रजिस्ट्रेशन है। हम न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन आती है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन का टैब खुल जाएगा आपके पास, जिसमें ये आपसे आपका CNIC पूछ रहा है, फर्स्ट नेम पूछ रहा है, मिडिल नेम पूछ रहा है, लास्ट नेम पूछ रहा है, आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो पूछ रहा है, आपका सेल नंबर पूछ रहा है और ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। ये कुछ चीज़ें आप अगर बता देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब हमारे पास चूँकि ऑलरेडी एक CNIC नंबर और मोबाइल नंबर है तो हम इसको डाल के देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है। इसके बाद सेकंड स्टेज पे पूछता है कि ये मिस्टर मिसेस डॉक्टर फलाना क्या है, तो आप अपना जो भी टाइटल हो, सैल्यूटेशन प्रीफिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। नाम में जो है आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सारा लिख लेंगे। नॉर्मली हम जो है फर्स्ट नेम में ही सारी चीज़ें लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। करंट सर्विस प्रोवाइडर जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर हो। अच्छा, अब देखिए मोबाइल नंबर में आपको ये जहन में रखना चाहिए कि हेल्प के लिए इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि 0092 करके जो भी आपका नंबर हो आप डाल दें। अब हम इस नंबर को डालने शुरू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैब पे आएंगे तो ये कंफर्म करता है कि
आपका जो मोबाइल नंबर है आप वही डाल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक होती है तो इसे ये कंफर्म करता है। फिर इसके बाद जब आपने मोबाइल नंबर डाल दिया दोनों जगह पे, फिर आपसे ये ईमेल एड्रेस पूछता है। अब हम ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं। अब एड्रेस में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है कि जैसे टाइप, क्या आपकी प्रॉपर्टी क्या है, एग्रीकल्चरल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है। यकीनन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, कि हम रेजिडेंशियल एड्रेस डालते हैं। फिर ये आपसे पूछता है कि आप अपार्टमेंट में हैं, बंगलों में हैं, घर में है, किस में है। तो अब आप रेलिवेंट फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे इनका जो एक कोड जिसको कैप्चा कहते हैं, ये हम डालेंगे जैसे ही, तो ये इनके मोबाइल नंबर पे और इनके ईमेल एड्रेस पे दोनों जगह पे कोड भेज देगा। जैसे ही ये कैप्चा डाल के मैं सबमिट करूँगा, इनके पास कोड जनरेट हो जाएगा। वो कोड आपको लिखना चाहिए, वो कोड आपके पास होगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। नेम डालना है। देखिए हमने जैसे चूँकि फर्स्ट नेम में सारे नाम डाल दिए थे, तो इसने हमें यहाँ रोक दिया है। ये आपको खुद सेल्फ गाइड करता रहेगा, आपके लिए बहुत आसानी से आप कर सकेंगे इसको। अभी जैसे हमने सिटी नहीं डाला था, अब ये सिटी पूछ रहा है हमसे। सिटी में आप सर्च करेंगे, तो आप जैसे ही सर्च करके एंटर करेंगे तो इसमें आपको सिटी टाउन के साथ आ जाएगी। या टाउन डालना चाहें आप, या ईस्ट वेस्ट सेंट्रल डालना चाहें, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये ख्याल रखिएगा जब आपके पास कोड आ जाए तो जो SMS पे कोड आए उसको SMS वाले सेक्शन में डालिएगा, और जो ईमेल पे कोड आए उसको ईमेल वाले सेक्शन में डालिएगा। अब हमारे पास ये दोनों कोड्स आ गए हैं। अब हम ये दोनों कोड्स एंटर करेंगे और हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही देखिए अब हम ये एंटर करेंगे, इनके मोबाइल पे अब पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे पासवर्ड आ जाएगा, वो इनका लॉगिन ID का पासवर्ड होगा, और अब हम इसको सबमिट करने लगे। अब रजिस्ट्रेशन हो गई है। जैसे ही हमारा पासवर्ड आ गया, तो हम उस आईरिस की स्क्रीन पे जहाँ पे पहले हमने न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया था, अब हम वहाँ पे CNIC और पासवर्ड डालेंगे। अब मैं CNIC डालता हूँ। जैसे ही आपने CNIC डाला, अब आपको पासवर्ड डालना है। आपने लॉगिन एक्सेस कर लिया है। अब आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है वो आईरिस का पोर्टल आ रहा है। आप जैसे हमने डिस्कस किया था कि जब आप नए कोई टैक्स पेयर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप FPR मालूमात को चेक करें कि FPR के पास आपका क्या डेटा कोई है या नहीं है। अगर FPR के पास वो डेटा है तो यकीनन उस डेटा को इनकॉर्पोरेट करना अपनी रिटर्न में ज़रूरी है। तो हम FPR मालूमात को क्लिक करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि इन टैक्स पेयर को जिनको आज हमने फाइलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका क्या डेटा FPR के पास है। डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड में हर चीज़ पे ये लॉक बता रहा है। इसका मतलब है इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो FPR के नॉलेज में है और इन्होंने ना डिक्लेयर किया। रिटर्न फाइल करने के लिए बड़ा आसान है कि यहाँ पे देखें डिक्लेरेशन का टैब नज़र आ रहा होगा आपको। जैसे ही आप डिक्लेरेशन के टैब को क्लिक करेंगे तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैलरीड इंडिविजुअल के लिए विजिट व्यू भी है 2024 का, इनके लिए नॉर्मल रिटर्न भी है, इनके लिए विजिट व्यू 22 का भी है, विजिट व्यू के अलावा भी है। नॉर्मली विजिट व्यू में ये आपको क्वेश्चंस करेगा, 6-7 सवाल करेगा और आप इसको रिटर्न फाइल कर लेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा आसान जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट में भी सैलरी रिटर्न है, जिसको क्लासिक व्यू कहते हैं। हम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आपने क्लासिक व्यू क्लिक किया तो आपसे टैक्स पीरियड पूछता है। चूँकि हम 2024 के रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस साल का गोशवारा जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर से पहले आप सब लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए FPR का गोशवारा जमा कराना चाहिए। टैक्स पीरियड में आप 2024 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ईयर दे देता है कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। अब इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो सबसे पहले यह सैलरी वाला पोर्शन खुल गया। सैलरी वाले पोर्शन में यहाँ पे पे वेजेस का कॉलम है 1009। 1009 में आपको अपनी साल की सैलरी डालनी, पूरे साल की। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो हम 6 लाख रुपए ही डाल के देखते हैं और हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन में आगे क्या चीज़ होती है। यहाँ पे हमने इस फिगर को डाला। जब भी आप कोई फिगर डालें उसको टैब दबाएं और उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट का बटन है राइट साइड पे टॉप पे। इस कैलकुलेट के बटन को दबाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये कैलकुलेट नहीं दबाएंगे ये आगे बढ़ेगा नहीं पोर्शन। जैसे ही हमने कैलकुलेट का बटन दबाया, अब आप देखेंगे ऊपर बोल्ड में वही सैलरी जो हमने नीचे सैलरी में डाली थी वो ऊपर आ गई है। इसके बाद अगर हमारा कोई कैपिटल गेन है, जो शेयर्स खरीद और फरोख्त के टाइम पे अगर प्रॉफिट पे आप बेचते हैं तो कैपिटल गेन होता है। अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अदर सोर्स ऑफ इनकम में बैंक प्रॉफिट, जो आपके बैंक में अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो बैंक कुछ ना कुछ प्रॉफिट देता है आपको और उस पर टैक्स भी विदहोल्ड कर लेता है। तो अगर वो 50 लाख रुपए से कम है सालाना तो उस पर आपको फर्दर कोई टैक्स नहीं देना। जो बैंक ने टैक्स काट लिया है वो ठीक है। लेकिन इस केस में चूँकि कोई बैंक प्रॉफिट नहीं है तो हम सीधा जो इसका जो नेक्स्ट टैब है टैक्स चार्जेबल या टैक्स पेमेंट्स, मैं समझाने के लिए 1-2 फील्ड्स आपको बताऊंगा ताकि जिनका टैक्स कट रहा है
वो अपना टैक्स डाल दें। इसी केस में चले हम इसको फ़िलहाल 8 लाख रुपए कर देते हैं, ताकि जहाँ टैक्स लायबिलिटी आ रही हो वो हम टैक्स बता सकेंगे। टैक्स जो कटा हुआ होता है वो आपको कहाँ डालना है। कैलकुलेट दबाया हमने। कैलकुलेट दबाने के बाद ये टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स पे अगर आप कंप्यूटेशंस वाले टैब पे चले जाएंगे तो कंप्यूटेशन में वो आपको बता देगा कि आपको कितना टैक्स वाजिबुल अदा है। जैसे हम कंप्यूटेशन का हमने टैब दबाया यहाँ से, देखें यहाँ पे इसने हमारी सालाना तनख्वाह बता दी और इसने बता दिया कि हमें 5,000 रुपये पेएबल है। अब ये 5,000 रुपये हमारे यकीनन एम्प्लॉयर ने काट लिया होगा, हर महीने वो हमारा टैक्स काटते हैं अगर टैक्सेबल सैलरी होती है। तो उस टैक्स को आपको कहाँ डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये फिक्स्ड, मिनिमम, फाइनल, एवरेज, यहाँ पे आपके कॉलम में जाएंगे और एक यहाँ एडजस्टेबल टैक्स है। तो एडजस्टेबल टैक्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जैसे ये सैलरी का टैक्स नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप ये सैलरी का टैक्स सेकंड कॉलम में डालेंगे। पहले कॉलम में रिसीट्स हैं, उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरे कॉलम में टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड है, यहाँ पे आप ये 5,000 रुपये डाल देंगे। ये आपने डाल दिया। अब आप जाएंगे, जब कंप्यूटेशन को दोबारा क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब आपके पास बैलेंस डिमांडेड इनकम टैक्स ज़ीरो हो गया। ये 2 फिगर्स डालने से आपकी सैलरी की रिटर्न कंप्लीट हो गई है। आपको मज़ीद और कुछ नहीं करना। इसको वेरीफाई करके अगर आप सबमिट कर देते हैं आपकी रिटर्न चली जाएगी। लेकिन चूंकि आपके ऊपर वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अब हम एक वेल्थ स्टेटमेंट को भी बनाएंगे। सिंपल है, वो भी आपके नाम पे कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या कोई भी चीज़ है, वो आपको दिखानी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहला कॉलम जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस का है। तो आपने साल में अगर 8 लाख रुपए कमाए हैं तो आपने खर्च कितना किया ये आपको एक अंदाज़ा होता है। हर महीने अगर आपकी समझे 60,000 रुपये तनख्वाह है तो 60,000 में से अगर 30,000 रुपये या 40,000 रुपये या 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब है 6 लाख रुपए के आपके एक्सपेंसेस होंगे और आपको 2 लाख रुपए इजाफी जो है वो आपकी बचत है। तो वो बचत जो सेविंग कहलाती है उसको रिकनसाइल करना पड़ता है। तो आपके केस में आपके पास ये खर्चों का हिसाब होना लाजमी है। अब हम जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस में गए और यहाँ पे हमने टोटल एक्सपेंसेस में जो नीचे है अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने से 5 लाख रुपए डाल दिए। इसका मतलब ये कि साल में हमने 8 लाख रुपए कमाए और 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो 3 लाख रुपए हमारे पास अब पड़े हुए हैं। कैलकुलेट का बटन दबाना ना भूलिएगा। हर फिगर को एंटर करने के बाद आप कैलकुलेट दबाएंगे। जब आप कैलकुलेट दबाएंगे तो एक राइट का टिक आ जाएगा। इसके बाद आपकी ये पर्सनल एसेट्स के पास आ जाएगा कि पर्सनल एसेट्स या लायबिलिटीज़ आपकी क्या है। इस केस में आपका अगर आपके पास फर्नीचर फिक्चर है, ज्वेलरी है, मोटर व्हीकल है, तो वो आपको यहाँ पे उसकी फिगर्स डालनी चाहिए। ये जहन में रखिएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट भरते हुए हर चीज़ को आप कॉस्ट पे डालेंगे। जो आपकी कीमत ख़रीद थी आपको वो बतानी है, कैश बताएंगे और कैश बताने के बाद जब इसको आप फिल करेंगे तो फिर कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। और इसका जो लास्ट स्टेप है वो है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में आप करंट ईयर के एसेट्स कितने हैं वो बताएंगे, पिछले साल के असासे कितने थे वो बताएंगे, क्या कमाया, जैसे सैलरी कमाई तो सैलरी का फिगर डाल देंगे, यहाँ पे खर्चे थे 5 लाख रुपए के खर्चे बता देंगे तो वो रिकन्साइल हो जाएगी। और यहाँ पे जो जैसे देखिए आउटफ्लो में ये आ रहा है, हमने जो पर्सनल एक्सपेंस डाले थे, इसी तरीके से यहाँ पे आप अपनी तनख्वाह डाल देंगे 8 लाख रुपए। तो ये डालने के बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे और एसेट्स में अगर आपने 3 लाख रुपए डालेंगे तो ये रिकन्साइल हो जाएगी। लास्ट स्टेप आपका जो है इस रिटर्न में वो है वेरिफिकेशन का, कि जब आप इसको वेरीफाई कर देंगे और वेरीफाई करके जमा करा देंगे और आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। सैलरी टैक्स पेयर के लिए खुद से अगर प्रिपेयर करनी हो तो 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको। कराची टैक्स बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज के प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि वो तमाम लोग, वो तबका जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, वो घर बैठे किस तरीके से जो है वो अपनी रिटर्न फाइल जमा करा सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको दरकार हैं, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है कि बजाय इसके कि आप दूसरों के पास जाएँ, अपना टाइम भी वेस्ट करें, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करेंगे, वो काम है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन से या आप जो है वो लैपटॉप से जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताई गई है वो यही है कि 30th ऑफ सितंबर जो है वो लास्ट डेट है अपने गोशवारे जमा कराने की। और बड़ा ज़रूरी है कि तमाम तर वो लोग जो हैं जब टैक्स देंगे, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार हमारे ऊपर की जाती है, इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हम डायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं और उसकी वजह से फिर जो है वो हमसे इनडायरेक्ट वेज में जो है वो टैक्स लिया जाता है, जिससे हमें और आपको जो है वो शदीद मुश्किलात होती हैं। तो आप जाने, सबसे ज़्यादा ज़रूरी
ज़रूरी है कि अवेयर रहें कि आपके मुल्क में क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, किस तरीके से टैक्स की अदायगी होगी, क्या क्या तरीक़ेकार है, आपको खुद आएगा तो आपके लिए भी आसानी होगी और रियासत के लिए भी जो है वो आसानी हो जाएगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।